हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। दोस्तों आज के लिए जो हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। दोस्तों इस टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको ये टॉपिक पूरे मन से देखना चाहिए और ये देख लेना चाहिए कि विगत कई वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका पैटर्न क्या है। तो हालांकि ये काम तो आप बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, तो आइए ज्यादा बातें न करते हुए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज गिवन बाय y इक्वल टू 4 sin 20 pi t प्लस पाई बाई 4। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग? किसी कण के कंपन का समीकरण y बराबर 4 sin 20 pi t प्लस पाई बाई 4 है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ओके ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि ये एक सरल आवर्त गति की तरह है जिसको हम इससे तुलना कर सकते हैं a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इससे हम इसकी तुलना कर सकते हैं, तो ये एक सरल आवर्त गति हो गई। अब सरल आवर्त गति में ये टर्म क्या होता है? ये टर्म होता है एम्पलीट्यूड या आयाम, और यहां पहले ही ऑप्शन में दिया है कि दोलन का आयाम दो इकाई है, मतलब कि जो ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड है वो 2 यूनिट है, बट वहां तो उस हिसाब से अगर तुलना करें तो 4 यूनिट होना चाहिए। तो यही स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो बाकी सब सही है। ठीक है, आवृत्ति और ये सब आप चेक करेंगे तो ये सब सही है। अब चूंकि पहले ही हमें मिल गया और कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कि 2 और 3 दोनों, इसलिए हमको सब चेक करने की जरूरत नहीं है। एक गलत हो गया, बस वही चाहिए था, क्योंकि गलत पूछा है, सही नहीं पूछा है। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन? एसएचएम करते हुए कण के लिए कौन सा कथन असत्य? तो 2018 मैथमेटिक्स का जब आप पेपर देखेंगे तो उसमें जो चारों ऑप्शन दिए हैं उसमें से जो गलत ऑप्शन होगा वो ये है कि उच्चतम बिंदु पर कण का वेग अधिकतम होता है, यानी इंग्लिश में देखा जाए तो कहेंगे वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है भाई, क्योंकि ये कथन क्यों गलत हो रहा है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, जब हमने इसको मोशन कराया और ये हाईएस्ट ऊंचाई वाले पॉइंट पर पहुंच गया, तब यहां पर वेग तो न्यूनतम हो जाएगा ना, यहां पर वेलोसिटी उसकी क्या हो जा रही है? मिनिमम हो जा रही है। अगर यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती तो ये और ऊपर जाता, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। बाकी और जो आप ऑप्शन देखिएगा बाकी सारे स्टेटमेंट सही होंगे, सिर्फ यही एक स्टेटमेंट कि उच्चतम बिंदु पर या अधिकतम दूरी स्थित बिंदु पर, यानी आयाम पर वेग क्या होता है? न्यूनतम होता है, और यहां लिखा हुआ है कि उच्चतम बिंदु या आयाम पर वेग अधिकतम होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ओके क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। A SHM, a simple harmonic motion, has an amplitude A and time period T. Time required to travel from x equal to A to x equal to A by 2 is. एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का आयाम A तथा आवर्तकाल T है। x बराबर A से x बराबर A by 2 के दौरान लिया गया समय है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए हम ऊपर इसको रफ करेंगे, तो आपको दे रहे हैं थोड़ा समय, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको रफ कर रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को इतनी जगह पर हम नहीं बता सकते। ठीक है,
देखिए मान लो कि एक कण का मध्य बिंदु ये है और इसके आगे पीछे ये सरल आवर्त गति कर रहा है कुछ इस तरह से, इस तरह से सरल आवर्त गति कर रहा है। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है यानी आयाम। कह रहा है कि कण को इस पॉइंट से इस पॉइंट यानी a/2 तक आने में कितना समय लगेगा। अगर ये एक चक्कर लगाने में इसको जो समय लग रहा है यानी जो इसका सरल आवर्त गति का टाइम पीरियड है वो t है। ओके, तो चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने इक्वेशन पर। अच्छा देखो एक चीज देख लो, जब कण का मोशन यानी पार्टिकल का मोशन मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की ओर होता है, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, तब फॉर्मूला आता है y इक्वल टू a sin ओमेगा t। लेकिन जब एक्सट्रीम टू मीन होता है, एक्सट्रीम टू मीन, तब ये हो जाता है y इक्वल टू a cos ओमेगा t। ठीक है भाई। अब जरा सोचो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है, तो विस्थापन कितना हुआ भाई। अगर यहां से यहां तक का विस्थापन टोटल a है तो ये आधा ही वापस आया ना, तो इस पॉइंट से यहां तक आने में कितनी दूरी तय किया होगा, वो a/2। तो हम यहां रख देते हैं, तो a/2, अब आयाम को a से सपोज किया है, एम्पलीट्यूड को a से, तो a cos ओमेगा t। अब यहां से क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, हमने क्या किया, a से a को कट कर दिया, इधर हो गया 1/2 इक्वल टू cos ओमेगा t। cos के किस वैल्यू के लिए 1/2 आता है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और cos 60 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos π/3, बिल्कुल लिख सकते हैं cos π/3, और ये हो गया cos ओमेगा t। अब दोनों तरफ का cos हटा दें तो देखिएगा ओमेगा t इक्वल टू हो गया π/3। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2π/t। ठीक है, 2π/t, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू होता है 2πn या 2πμ। अब n इक्वल टू 1/t होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, तो 2π/t भी लिख सकते हैं। तो यहां रख दिया, इसके साथ ये स्मॉल t भी है और ये π/3, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, t इक्वल टू हो गया, ध्यान से देखिए t चला गया ऊपर और ये आ गया नीचे। तो इस तरह से एक्सट्रीम पोजीशन A से a/2 तक आने में जो टाइम लगेगा वो t/6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM along x-axis if the distance of the particle from equilibrium position x1 and x2 with velocity u1 and u2 respectively, the time period t of the oscillation is। एक कण x अक्ष के सापेक्ष SHM करता है, सरल आवर्त गति करता है। यदि साम्य बिंदु से x1 व x2 दूरी पर वेग क्रमशः u1 व u2 हो, तब आवर्तकाल होगा। तो भाई इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बेस चाहिए वो आपको ये है कि सरल आवर्त गति में वेग का समीकरण क्या होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, फॉर SHM v इक्वल टू होता है ओमेगा √a² माइनस x²। ये होता है भाई फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब देखो उसने कहा है कि एक बार डिस्टेंस x1 है उस समय जो इसकी स्पीड है वो u1 है, और जब x2 था तो इसकी स्पीड हो गई u2। तब इस केस में अगर देखा जाए तो एक बार x1 है
तो ये हो गया आपका U1, ठीक है। और जब U2 है तो उस केस में ये X2 है। क्लियर है? अब आपको करना क्या है, आप एक काम करिए, स्क्वायर कर दीजिए दोनों का और स्क्वायर करके माइनस करिए। स्क्वायर करके माइनस करना है भाई, तो देखो क्या होगा। मैं स्क्वायर कर रहा हूं और फिर माइनस कर दिया, U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर। इधर स्क्वायर करोगे और माइनस करोगे तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो गया। और स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो ये खाली क्या होगा, सिर्फ ये रूट हट जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, फिर माइनस इसका भी स्क्वायर हटेगा ए स्क्वायर, और ये जो आगे माइनस लगने वाला है और ये माइनस मिलके प्लस, यानी x2 स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। अब जरा इधर देखिए, इधर का समझ में आ गया होगा। अब इधर देखिए, तो इधर हो गया U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गया, और x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया भाई, या पहले ओमेगा स्क्वायर कर लेते हैं। U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर अपॉन में x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अपॉन कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि हमें चाहिए टाइम पीरियड। तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये रूट में चला गया वापस। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, आज के पहले क्वेश्चन में इसको समझाया हूं। तो ये हो गया U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब t की वैल्यू चाहिए, तो t को उधर भेज दीजिए और इन सबको इधर लेते हैं। तो आपका हो गया फॉर्मूला t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर और U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर, और ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए 2 मिनट के लिए और समझ लीजिए बढ़िया से। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपका नोट कर लिए होंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है आयाम ए से एसएचएम करने वाले कण की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होंगे जब इसकी माध्य बिंदु से इसका विस्थापन होगा। मतलब अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन विथ एम्पलीट्यूड a, its potential energy will be equal to its kinetic energy when the distance from its mean position is। अच्छा, तो मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूं। ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए, ठीक है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो, या कह दे कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का हाफ हो, या काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का हाफ हो। देखो 3 केस में बता रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल हो, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक टोटल एनर्जी का हाफ हो, और काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का हाफ हो। हिंदी में कहें तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा आपस में बराबर हो, स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा का आधा हो, या गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा का आधा हो। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट x होता है, वो जो आयाम है, जो एम्पलीट्यूड होता है, उसका रूट 1/√2 टाइम्स होता है। ठीक है, अब जो भी दिया रहेगा आयाम, x दिया है तो x/√2, a दिया है तो a/√2, स्मॉल a दिया है स्मॉल a, लेकिन कंडीशन याद रखना, वही 3 कंडीशन है
व्हेन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर इक्वल। दूसरा कंडीशन व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी। थर्ड कंडीशन इज व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी। हिंदी में कहें, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर हो, स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा का आधा हो और गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा का आधा हो, तो जो आयाम दिया रहेगा उसी के अपन √2 लगा देना, काम खत्म ना, करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सा चीज है, एक बार कॉन्सेप्ट में बैठाओ, दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठा लो, कभी इसको सॉल्व करके अपना समय नुकसान करने की जरूरत नहीं होगी। तो ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम executing SHM is increased by 21%. The percentage increase in the time period of the pendulum is increased length is, ठीक है, या is of the pendulum by हो जाना चाहिए, by या due to कर दे, due to increased length is। SHM करते हुए सरल लोलक की लंबाई 21% बढ़ा दी जाती है। लोलक के आवर्तकाल में बढ़ी लंबाई के कारण प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, तो मान लिया कि लोलक की प्रारंभिक लंबाई यानी जो आपका सिंपल पेंडुलम था उसकी इनिशियल लेंथ L1 थी। ठीक है, L1 उसकी प्रारंभिक लंबाई थी, इनिशियल लेंथ L थी। तो नई लंबाई जो L2 है, ठीक है, ध्यान से देखिए, वो L1 का 21% है, 21% ऑफ L1 या L1। तो भैया नई लंबाई 21% तो इंक्रीज हुआ है, तो पहले की भी तो लेंथ रही होगी, यानी अब आपका ये हो गया L1 प्लस 21 L1 अपॉन 100। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.21 L1 लिख सकते हैं कि नहीं भाई? यहां से हो जाएगा 121 L1 अपॉन 100 से डिवाइड कर दोगे तो 1.21 L1, ये आ गया L2। तो यहां से L2 अपॉन में L1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 1.21। इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ दीजिए। अब लोलक के आवर्तकाल के सूत्र पर आ जाइए, तो T इक्वल टू होता है 2 पाई √L/g। तो मान लिया कि पहले T1 था और लंबाई थी L1, ठीक है। अब बाद में हो गया T2 और अब लंबाई हो गई L2, ठीक है, L2। अब आप करिए क्या, T2 अपॉन T1 कर दीजिए, तो देखो सारी चीजें कट जाएगी, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, G से G कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या चीज, √L2 अपॉन में L1, L2 अपॉन में L1। और इक्वेशन 1 से L2 अपॉन में L1 की वैल्यू क्या है, 1.21 है। इसका मतलब हो गया T2 अपॉन T1 इक्वल टू 1.21, ठीक है भाई, 1.21। तो T2 इक्वल टू क्या हो गया, 1.21 ऑफ T1। तो कितना इंक्रीज हुआ, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, अरे सॉरी, परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड। सर जो आवर्तकाल में है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू 100। T2 की वैल्यू कितनी है, 1.21 T1 है, तो यहां रख दें तो जाएगा 1.21 T1। T1 कॉमन करके कट कर दीजिए, T1 कॉमन करके कट कर देंगे तो यहां से हो जाएगा 1.21 माइनस, नहीं यार यहां जब आप बाहर निकाले तो ये 1.1 हो जाएगा,
क्योंकि रूट में था तब तक ये 1.21 था और ये 1.21 11 का होता है, तो ये चीजें कुछ इस तरह से हो जाएंगी 1.1, यहां भी 1.1 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब यहां से जब आप T1 कॉमन करके कट करोगे तो 1 माइनस वन इंटू 100%, यानी 0.1 इंटू 100%, दैट इज 10%। तो उसकी बढ़ी हुई लंबाई के कारण आवर्तकाल में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 10% की। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। मान लिया कि इनिशियल लेंथ जो जब उसको खींचा नहीं गया था, लंबाई में वृद्धि नहीं की गई थी, उस समय इसका आवर्तकाल कितना था? L1। ठीक है। फिर कह रहा है कि जब 21% बढ़ा दे रहे हैं तो आवर्तकाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? तो पहले 21% बढ़ाते तो हैं, तो लेंथ में उसी लेंथ का 21% बढ़ा दिया। इस तरह से लिख सकते हैं, प्रतिशत का मतलब 21%। सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा। यहां से L1 को नीचे ला दिया तो L2 अपॉन L1 इक्वल टू 1.21 हो गया। जब L1 लंबाई थी, जब लंबाई L1 थी, उस समय टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? T1 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L1 बाई जी। और नई जो आवर्तकाल है, जो नया आवर्तकाल है, जो नया टाइम पीरियड है, उसको हमने T2 सपोज कर लिया और T2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L2 बाई जी। डिवाइड कर दो T2 से T1 को तो सब कट जाएगा क्योंकि सब सेम है, G से G कट गया ये। तो रूट में L2 अपॉन L1 और L2 अपॉन L1 की वैल्यू क्या है? 1.21। लेकिन रूट में 1.21 है ना, रूट में 1.21 है, जब वो बाहर निकलेगा तो 1.1 हो जाएगा। ठीक है। तो T2 की वैल्यू हो गई 1.1 T। अब इंक्रीज निकालने के लिए क्या करते हैं? बड़े में से छोटे को माइनस करके छोटे से डिवाइड करते हैं। तो T2 माइनस T1 अपॉन T1 होता है। T2 की वैल्यू रख दिया 1.1 T1। फिर यहाँ सॉल्व करके T1 कॉमन कर लिया तो यहाँ से 1.1 बचा, यहाँ से -1 बचा, सॉल्व किए 10% आ गया। ठीक है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए यहाँ स्पेस नहीं है तो थोड़ा इसको रफ करेंगे। आप इसको नोट कर लिए होंगे, नहीं तो अभी वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए रफ कर रहे हैं। कह रहा है अ लार्ज हॉरिजॉन्टल सरफेस मूव्स अप एंड डाउन इन SHM with an amplitude of 1 centimeter. If a mass of 10 kg which is placed on the surface is to be remain continuously in contact with it, the maximum frequency of the surface is। एक बड़ा क्षैतिज सतह एक सेमी आयाम से SHM में ऊपर नीचे गति कर रहा है। यदि 10 kg द्रव्यमान जो सतह के पर रखा है और लगातार सतह के संपर्क में है तो SHM करते हुए सतह की अधिकतम आवृत्ति होगी। तो देखो भैया ये सतह है और इस पे ये 10 kg का एक वस्तु रखा है, ये इसके बराबर संपर्क में है, तो ये केस तब बनेगा, ध्यान समझिएगा, जब कोई ये जो मान लो प्लेन है या सरफेस है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था, चलो ठीक है, इस पे एक पार्टिकल है ये रखा हुआ, ये भी इसके साथ ही मोशन कर रहा है, तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। मतलब इसका जो त्वरण होगा वो स्मॉल g के बराबर होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये इसके बराबर कांटेक्ट में नहीं रहेगी। ठीक है। अब सुनिए, जो इसका सॉल्यूशन है यहां पर a इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर a। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर a। अब आप कहोगे कि नहीं सर माइनस ओमेगा स्क्वायर a होता है, वो माइनस सिर्फ ये बताता है कि एक्सीलरेशन जो है वो हमेशा मिड पॉइंट की ओर होती है, वो आपका SHM की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम इसको यहीं रहने देते हैं प्लस के साथ। और मैंने अभी बताया कि ये तभी पॉसिबल है जब ये a किसके बराबर हो? g के बराबर हो। तो हम एक जगह पर g रख सकते हैं, g। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया भाई? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g अपॉन में a। तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट g अपॉन में
ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई n इक्वल टू जी अपॉन में a। तो भैया n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 पाई और g अपॉन में a। अब देखिए 1/2 इंटू 3.14 और g की वैल्यू हो गई 10 और ये 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर, उस सेंटीमीटर को जब आप मीटर बदलोगे तो 1.01 आ जाएगा। ये हो गया 1/6.28 और इसको क्या लिख सकते हैं 100। 10/100 बाहर आ गया तो 10 के फॉर्म में और यहां √10 बचा हुआ है। √10 को क्या लिख सकते हैं √5 √2 √5 √2। अब मैं इसकी वैल्यू लगभग में 2.25 होती है और इसकी 1.414। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 5 हर्ट्ज के आसपास आएगा। ठीक है, 5 हर्ट्ज के पास आएगा। तो आप इसको करिएगा और चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है आज का। द नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन फॉर अ गिवन स्प्रिंग सिस्टम में हैव फ्रीक्वेंसी। दिए गए स्प्रिंग निकाय की सामान्य विधाओं के कंपन की आवृत्ति हो सकती है। ये स्प्रिंग का निकाय दिया हुआ है। देखो भाइयों, बात समझना ध्यान से। ये आपको लगता है, यहां आपको लगेगा कि ये दोनों स्प्रिंग किस में है श्रेणी क्रम में है, लेकिन एक्चुअली ये समांतर क्रम में होते हैं। ध्यान रखिएगा, जब तक डायरेक्ट स्प्रिंग से स्प्रिंग का कनेक्शन न रहे तब तक उसे श्रेणी क्रम नहीं सपोज करेंगे। ये यहां ये स्प्रिंग का एक सिरा किसी दूसरी वस्तु से जुड़ा हुआ है तो ये दोनों के दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। नहीं विश्वास है तो पकड़ के खींच लो, तब ये दोनों स्प्रिंग दिखेगा ना कि एक तरफ ये दोनों जा रहे हैं और आगे चल के ऐसे मिल रहे हैं। तो ये स्प्रिंग किस में है समांतर क्रम में। ठीक है, और समांतर क्रम में जब होता है तो स्प्रिंग का तुल्य बल नियतांक जो k डैश होगा वो दोनों बल नियतांकों का सम यानी 2k हो जाएगा। और अब आते हैं फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले पर। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 1/2 पाई √k/m। बट यहां सीन थोड़ा दूसरा है। यहां k न होके k डैश है क्योंकि स्प्रिंग का निकाय है, एक केवल स्प्रिंग की बात नहीं हो रही है। तो यहां हो जाएगा k डैश और k डैश की वैल्यू हम सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है और हम रख भी देंगे यहां पर। तो ये जगह 2 पाई √2k/m और ये है हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन रेस्ट केज इज t। रेस्ट केज की बात करें, पिंजरा। When cage is falls down with acceleration 3g/4 its time period become। यानी स्थिर पिंजरे पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल t है। स्थिर पिंजरा है, जब उस पे एक लोलक रखा हुआ है तो उस समय उसका आवर्तकाल t है। और जब पिंजरा 3g/4 त्वरण से नीचे गिरने लगता है या नीचे आने लगता है तो आवर्तकाल होगा। तो भैया देखो, जब पिंजरा नीचे आने लगेगा और पिंजरे में ही लोलक है तो उस केस में जो इफेक्टिव जी होगा, जो प्रभावी जी होगा, उसका सॉल्यूशन देखिए ये ठीक उसी तरीके से काम करेगा। अच्छा थोड़ी बात भी सुन लो, ये उसी तरीके से काम करेगा जैसे कि लिफ्ट में कोई एक पर्सन खड़ा है और लिफ्ट जब नीचे जाने लगता है तो उसको अपना भार कम महसूस होता है। वहां पर क्या होता है, जो जिस त्वरण से लिफ्ट नीचे जाता है, जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे जाता है, उसको स्मॉल जी में से माइनस करते हैं। तो यहां पर भी वही केस होगा और यहां इफेक्टिव जी जी डैश इक्वल टू जी माइनस 3g/4 यानी कि क्या हो जाएगा भैया g/4। ये हो गया इफेक्टिव g की वैल्यू। ठीक है, तो जब वो रेस्ट में था, जब पिंजरा गति नहीं कर रहा था, उस टाइम पीरियड देखिए क्या होगा, t इक्वल टू 2 पाई √L/g। ध्यान रखिएगा। अब जब जाने लगा तो पिंजरा नीचे जाने लगा तो हम लोगों ने मान लिया t डैश 2 पाई √L/g डैश
अब जी डैश में जी डैश की वैल्यू रख दें। चलिए आप कह रहे हैं तो मैं रख दे रहा हूं और ये जी बाई 4 हो जाएगा। अब ये 4 तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाएगा तो ये रूट से जब बाहर, पहले एक बार मैं लिख देता हूं 2 पाई 4l अपॉन जी। इस 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, उस 2 को एकदम से बाहर निकाल लो तो ये ऐसा हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। और यहां से जो ध्यान समझिएगा, यहां से जो 4 था वो बाहर निकल के 2 आ गया। और ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, यहां से देख सकते हैं। तो T2 इक्वल टू क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ T1। और अगर क्वेश्चन में T दिया हुआ है तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2T, यानी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है आज का। अ होल इज मेड इन अर्थ थ्रू इट्स सेंटर along diameter. A particle is placed at one end of this hole. Which of the following is true? पृथ्वी के केंद्र से होकर जाने वाली एक सुरंग के एक छोर पर एक कण रख दिया जाता है, तब सत्य कथन होगा। तो पहले पृथ्वी बना लेते हैं। मान लीजिए ये हो गई पृथ्वी। अब हमने क्या किया, इसके सेंटर से जाने वाला एक होल बना दिया। मान लो कि इसके सेंटर से जा रहा है। अब एक कण को यहां छोड़ दो तो सबसे पहले ये नीचे जाएगा, पर जैसे जैसे ये नीचे जाएगा जी की वैल्यू कम होने लगेगी। जी की वैल्यू कम होने लगेगी तो अर्थ जो इस पर फोर्स mg लगाता है वो भी कम हो गया। अर्थ इस पर जो फोर्स लगाता था mg वो कम होने लगा, यानी कि अब पृथ्वी इसको खींच नहीं रहा है और सेंटर पर जाते जाते इस पे फोर्स 0 हो गया। लेकिन ये अपने इनर्शिया की वजह से ये नीचे आना शुरू कर देगी। अब जैसे जैसे नीचे आएगी अर्थ इसको वापस अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। क्यों? अच्छा एक चीज सोचिएगा कि ये हमारे लिए, मान लो हम लोग भारत में रहते हैं तो हमारे लिए ये हिस्सा ऊपर है, यहां अमेरिका है तो उनके लिए ये ऊपर है, उनके लिए गड्ढा इधर है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, गड्ढे से बाहर की ओर निकलने लगेगा, तो कभी ऐसा कोई चीज देखे हो जो गड्ढे में से बाहर निकलता रहे और उसमें अर्थ कोई फोर्स ही ना लगाए? तो फोर्स लगाएगा, पर ये इनर्शिया की वजह से इसके अंदर जाएगा और जब जैसे जैसे ऊपर जाएगा इस पे एक फोर्स लगेगा सेंटर की ओर, तो ये यहां तक पहुंचते पहुंचते फिर वापस जाने लगेगा। अब इधर जैसे ये वापस गया तो अब फोर्स लगाना बंद किया, फिर जब इधर जाने लगेगा तो फोर्स लगाएगा। तो हमेशा एक फोर्स लग रहा है जो उसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल भी है और टुवर्ड्स सेंटर है। और एसएचएम का यही तो होता है कि अगर कोई कण एक सरल रेखा में इस प्रकार गति करे कि उस पर जो लगने वाला बल है वो उसके विस्थापन के अनुक्रमानुपाती परंतु विपरीत दिशा में हो। ठीक है, इंग्लिश में सुनिए। अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन एसएचएम व्हेन it moves in a straight line in such a way that the force acting on body is directly proportional to its displacement from its mean position but in opposite direction। तो ये हो तो रहा है वही केस, यानी इसका मतलब सत्य कथन कौन सा होगा? कण एसएचएम में होगा, यानी पार्टिकल इज इन SHM। ठीक है भैया, तो ये 10 क्वेश्चन का जो सीरीज था वो खत्म हुआ। अब आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन। अ स्प्रिंग सिस्टम इज गिवन बिलो। स्प्रिंग सिस्टम दिया हुआ है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेशन इज, दिए गए चित्र में एक स्प्रिंग निकाय है, इसकी आवृत्ति होगी। तो भैया देखो आज हम लोग एक पैरेलल वाला कर चुके हैं, ये आपको दिया गया है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी का सही ऑप्शन होगा उसको आप करके बताएंगे, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर दीजिएगा। इससे आपको
फायदा होगा। जो चीज आप लिखते हो, जिस चीज को आप लगा के इस पर टिक करोगे, वो चीजें हमेशा आपके दिमाग में बनी रहेंगी। और अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपकी ये प्रैक्टिस ही आपको सफलता दिलाएगी। तो दोस्तों, सिंपल हार्मोनिक मोशन का पार्ट फर्स्ट ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।